शाम का समय था। सूरज आधा ढल चुका था। नथवाड़ा गांव के एक घर की गृह स्वामिनी घर में वन संजली के फूलों की पंखुड़ियां बिखेर रही थी। इस कोने से उस कोने में और घर के प्रत्येक कमरे में वह यही क्रिया दोहरा रही थी। उनको ऐसा करते हुए उनकी भांजी काव्या गौर से देख रही थी। काव्या अमेरिका से अपनी पढ़ाई पूरी कर 5 साल बाद भारत लौटी थी। कुछ दिन अपने माता पिता के साथ समय बिताने के बाद वो ननिहाल आ गई थी। हालांकि उसे पहले से ही गांव में समय बिताना अच्छा नहीं लगता था। एक तो बस से इतना लंबा सफर और फिर नाना नानी को गुजरे भी वर्ष बीत गए थे। नथवाड़ा बहुत ही पिछड़ा हुआ गांव था। गांव से सबसे नजदीकी बाजार भी 15 किलोमीटर दूर था। सुख सुविधाएं शहर के मुकाबले ना के बराबर थी और ऐसे में कोई भी व्यक्ति जिसका जीवन पहले दिल्ली जैसे शहर और फिर विदेश में गुजरा हो, ऐसी कठिन परिस्थिति में रहने में संजोग करेगा। लेकिन मामा जी के आग्रह और मामी जी की शिकायतों के बाद काव्या को ना चाहते हुए भी नथवाड़ा आना पड़ा। ये आप क्या कर रही हो मामी? काव्या ने अपनी मामी को ये क्रियाएं करते हुए देख पूछा। आंगन में चारपाई पर बैठी काव्या हाथ से खुद को पंखा कर रही थी। सुबह से ही बिजली का कोई अता पता नहीं था और रह रहकर काव्या यहाँ आने के लिए खुद को कोस रही थी। ऊपर से मामी की ये विचित्र क्रियाएं। तू ये सवाल जवाब बाद में करना, जा पहले मुझे सरसों ला कर दे, रसोई घर में रखी है एक कटोरी में। काव्या खड़ी होकर रसोई में जाती है और सरसों की भरी कटोरी लाकर मामी को देती है। ये बिट्टू भी पता नहीं कहाँ मर गया, अब खुद ही छत पर ये सरसों डालनी पड़ेगी। बड़बड़ाते हुए मामी घर की छत पर चढ़ जाती हैं और काव्या हैरानी से उन्हें ऐसा करते हुए देखती हैं। घर में सीढ़ी नहीं बनी हुई थी और ना ही लकड़ी की भी सीढ़ी थी। घर के आंगन में एक छोटी दीवार थी जिसके साथ पशुओं का छपरा बना हुआ था और उस छपरे के साथ लगकर रसोई बनी हुई थी। मामी पहले कुर्सी से उस छोटी दीवार पर चढ़कर छपरे पर चढ़ जाती हैं और फिर छपरे से रसोई की छत पर पहुंचकर वो सरसों के दाने उस पर बिखेर देती हैं। मैंने तो सोचा था कि सरसों खेत में उगाई जाती हैं, लेकिन पहली बार पता चला है कि सरसों छत पर भी उगाते हैं। काव्या ने आंगन से ही खड़े खड़े अपनी मामी पर व्यंग कसा। मामी उसकी बात सुनकर भी कुछ नहीं कहती हैं और कुछ फुसफुसाते हुए सरसों बिखेर कर नीचे उतर आती हैं। ये बिट्टू पता नहीं कहाँ रह गया और तेरे मामा भी नहीं आए। इन सब के चक्कर में अब तक खाना भी नहीं बनाया। तुझे भूख लगी होगी ना? नहीं मामी, मुझे भूख नहीं लगी है, लेकिन आप मुझे ये तो बताइए कि आप क्या कर रही थी? काव्या अपनी मामी से सवाल करती है। उसकी मामी कुछ देर चुप रहती है और फिर बोलती है, कल रात हमारे गांव में चरवाहों की बकरियां गायब हो गई थी और सुबह उन्हें ढूंढते हुए वो जब कब्रिस्तान पहुंचे तो वहां उनकी बकरियों की हड्डियां और लाशें पड़ी थी और पास ही एक कब्र में छेद था। उन्होंने आकर ये बात मुखिया जी को बताई, इसलिए सभी गांव वाले अपने अपने घरों में वन संजली के फूल और छतों पर सरसों के दाने डाल रहे हैं। काव्या उनकी बात को ध्यान से सुनती है और फिर बार बार अपने मन में दोहराती है, लेकिन उसे कुछ भी समझ में नहीं आता। आपकी बात मेरे बिल्कुल पल्ले नहीं पड़ी। बकरियां चोरी, कब्र में छेद, मुखिया को बताया और गांव वाले छत पर सरसों डाल रहे हैं। क्या मतलब है इन सब का? मामी ने आटा गूंथते हुए उसकी ओर देखा और फिर कुछ सोचने लगी। क्या सोच रही हो मामी? काव्या ने पुनः प्रश्न किया। सोच रही हूं कि तुझे बता भी दूं तो भी तू विश्वास तो करेगी नहीं। मामी की बात सुन काव्या बोहें सिकोड़ते हुए मामी से कहती है, ये क्या बात हुई? जब तक आप बात नहीं बताएंगी मुझे पता कैसे चलेगा कि विश्वास करना है कि नहीं? मामी गूंधे आटे को एक तरफ रखकर रसोई से बाहर आकर नल से हाथ धोते हुए बोलती हैं, तू बस इतना समझ ले कि गांव में पिशाच आ गया है। अभी तो जानवरों को खा रहा है और फिर इंसानों का खून पीने के लिए आएगा। जब तक उसका कोई उपाय नहीं हो जाता ये वन संजली और सरसों ही हमारी रक्षा करेंगे। काव्या उनकी बात सुनकर कुछ देर चुप रहती है और फिर ठहाके लगाकर हंसने लगती है। मामी उसे आंखें निकाल कर देखती हैं, लेकिन वो हंसते हुए वहीं चारपाई पर बैठ जाती है। तभी मामा जी आ जाते हैं और काव्या को यूं हंसता हुआ देख
अपनी पत्नी की तरफ प्रश्नात्मक दृष्टि से देखते हैं। मैंने इसे पिशाच के बारे में बताया तो दांत फाड़कर हंस रही है। मामा अपनी पत्नी की बात सुन काव्या की तरफ देखते हैं और चारपाई पर उसके पास बैठ जाते हैं। काव्या भी हंसना बनकर मामा जी की ओर देखती है। बेटा, तुम्हें अपनी मामी की बात का विश्वास नहीं है तो कोई बात नहीं, लेकिन इस तरह उन पर हंसना गलत है। मामा जी, मैं मामी पर नहीं हंस रही थी, बल्कि मैं तो उनकी कहानी पर हंस रही थी। काव्या ने अपना पक्ष रखा। इसमें हंसी की कोई बात नहीं है बेटा। 12 बकरियों के आधे खाए हुए शव मिले हैं। अब ऐसा काम इंसान तो कतई नहीं कर सकता। हो सकता है कि ये काम इंसान का नहीं बल्कि किसी जानवर का हो। काव्या ने मामा जी की बात का प्रत्युत्तर दिया। 12 बकरियों को एक साथ खा जाने वाले जानवर हमारे भारत में तो नहीं है। तुम्हारे अमेरिका में थे तो हमें भी बता दो। उसके पास मामा जी के तर्क का कोई उत्तर नहीं था। उसने आज तक किसी जानवर के बारे में नहीं सुना जो 12 बकरियों को एक साथ खा जाए। रात को सारे खाना खा रहे होते हैं। बिट्टू, पहले की बात और थी, अब तू सूरज ढलने से पहले घर आ जाया कर, मामा जी अपने 15 साल के बेटे को समझाते हुए कहते हैं। फिर खाना खाने लगते हैं। पता नहीं धीरू का क्या होगा। मामा जी की बात सुन सब खाना खाते हुए रुक जाते हैं और उनकी ओर देखने लगते हैं। क्यों जी, ऐसा क्यों बोल रहे हैं? मामी जी प्रश्न करती हैं। अरे वो बेवड़ा पागल हो गया है। अपनी बीवी को ना तो वनसंजली की पंखुड़ियां बिखेरने दे रहा था और ना ही सरसों। सबने खूब समझाने की कोशिश की, लेकिन वो नशे में धुत सबको गाली बकने लगा। उसको अपनी जान प्यारी ना हो, लेकिन हमें अपनी इज्जत प्यारी है, इसलिए हम सब चले आए। मामा जी अपनी बात खत्म करके खड़े हुए और बाहर हाथ धोने चले जाते हैं। काव्या वहीं बैठी किसी सोच में डूब जाती है। आप समझ क्यों नहीं रहे हैं? अगर वो पिशाच हमारी बकरियों को खा गया तो हम क्या करेंगे? यही तो हमारी जीविका है। रात के 10 बज रहे थे और अंधेरे ने पूरे गांव को ढक लिया था। धीरू को समझाने आए लोग नाकाम कोशिश कर चले गए थे, लेकिन उसकी पत्नी अभी भी इसी उम्मीद में थी कि वो समझा पाने में सफल रहेगी। चुप, बिल्कुल चुप। शराब के नशे में धुत धीरू अपने होठों पर उंगली रख लड़खड़ाती जुबान से अपनी पत्नी पर चिल्लाता है। मैं यहीं बाहर सोऊंगा, देखते हैं वो पिशाच मेरा क्या बिगाड़ता है। मैं धीरू इस दुनिया का सबसे शक्तिशाली आदमी हूँ। धीरू के ऐसे शब्द सुन उसकी पत्नी अपना हाथ माथे पर रख लेती है। तू इतने ताकतवर आदमी की पत्नी होकर क्यों डरती है? बता मुझे, बोल। जब शराब का नशा अधिक हो जाता है तो व्यक्ति भय, शर्म और संकोच सब भूल जाता है और ऐसे व्यक्ति को समझाना यानी दीवार पर सिर मारने के समान होता है। शायद ये बात धीरू की पत्नी को समझ आ गई थी। अपने बच्चों को लेकर वह अंदर चली गई और दरवाजा बंद कर लिया। धीरू बाहर वाड़े में पड़ी चारपाई पर सो जाता है और जल्दी ही नींद के आगोश में चला जाता है। कुत्तों के रोने व बकरियों के जोर जोर से मिमियाने की आवाज से उसकी आंख खुलती है। बकरियों के ऐसे मिमियाने का कारण जानने के लिए वो इधर उधर देखता है और उसे कुछ दूर अंधेरे में खड़ा एक साया दिखाई देता है। कौन है वहां? आधी रात को क्या चाहिए तुझे? कहते हुए धीरू उस साये की ओर बढ़ने लगता है। नजदीक पहुंचकर जब उसे देखता है तो उसका सारा नशा उतर जाता है। उस साये के लंबे बाल हवा में उड़ रहे थे। उसका चेहरा तवे के समान काला था। चेहरे पर 2 चमकती आंखें थी जिनका रंग लाल था। उसके 2 नुकीले और बड़े दांत थे जिन्हें देखकर ऐसा प्रतीत होता था जैसे किसी को भी फाड़ के रख देंगे। पीछे भागने की कोशिश में धीरू वहीं गिर जाता है। वह साया उसकी ओर बढ़ने लगता है और धीरू खुद को हाथों के बल पीछे घसीटने लगता है। धीरू मदद के लिए चिल्लाने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी आवाज गले में ही दबकर रह जाती है। कुत्तों के रोने की आवाज तेज हो जाती है, जैसे कि लोगों को संकट की चेतावनी दे रहे हो। धीरू खड़े होने की कोशिश करता है, लेकिन भय के मारे उसके शरीर ने उसका साथ छोड़ दिया था। वो साया उसके बिल्कुल करीब आ जाता है और उसे गले से पकड़ हवा में उठा लेता है। धीरू के चेहरे के पास अपना मुंह खोलता है और उसका ऐसे करते ही धीरू के मुंह, नाक और आंखों से रक्त की धाराएं बहने लगती है जो सीधी उस साये के मुंह में जा रही थी। धीरू कुछ देर छटपटाया
और फिर गतिहीन हो जाता है। उसका चेहरा बिल्कुल सफ़ेद हो जाता है और रक्त का प्रभाव भी रुक जाता है। वह साया किसी गुड़िया की तरह धीरू को वहीं पटक देता है और खुद वहां से चला जाता है। देखते ही देखते वह अंधेरे में गुम हो जाता है। सुबह धीरू की पत्नी के चीखने की आवाज़ से लोग इकट्ठा होते हैं और वाड़े में पड़ी धीरू की लाश को देखते हैं, जिसकी खुली व क्रियाहीन आंखों में डर की झलक अब भी जिंदा थी। धीरू की रोती हुई पत्नी को आस पड़ोस की महिलाएं सांत्वना देने लगती हैं, तो पुरुष आपस में बातें करने लगते हैं। अपनी जिद के कारण बेवड़े ने जान गंवा दी। भाई पता नहीं आदिनाथ जी कब समाधि से उठें, तब तक तो हमें अपनी सुरक्षा खुद ही करनी पड़ेगी। सही कह रहे हो भाई। उधर से काव्या के मामा जी भी आ जाते हैं और धीरू के घर के बाहर इकट्ठा भीड़ को देख उन्हें समझने में समय नहीं लगता कि अनहोनी घट चुकी है। बिट्टू, तुझे क्या लगता है, क्या सच में पिशाच जैसी कोई चीज होती होगी? काव्या बिट्टू से पूछती है। घर में वो दोनों ही थे। मामा जी खेत चले गए थे और मामी जी जरूरी बात करने के लिए पड़ोस में गई थी, और जरूरी बात का विषय था धीरू की मौत। पता नहीं दीदी, मैंने तो सुना है कि मेरे जन्म से पहले भी गांव में पिशाच आ गया था और किसी बाबा आदिनाथ ने उस पिशाच को वश में किया था। काव्या कुछ देर सोचती रहती है और फिर उसके दिमाग में एक विचार आता है। हम पता लगाएं क्या सच का? बिट्टू काव्या को ऐसे देखता है जैसे उसके दो सिर उग गए हों। ऐसे क्या देख रहे हो? हम बस रात को कब्रिस्तान में जाएंगे और सच का पता लगाएंगे। दीदी आपको पता भी है आप क्या बोल रही हो? नहीं नहीं, मैं नहीं जाऊंगा। अच्छा, गांव में कोई ऐसा है जो ये काम कर सकता हो? धीरू के मरने के बाद कोई भी जोखिम नहीं उठाएगा, पैसों के लिए भी नहीं। उसकी बात सुन बिट्टू कुछ नहीं बोलता, लेकिन काव्य को पता चल जाता है कि उसका काम बन गया है। धन्ना बहुत ही लालची व्यक्ति था, पैसों के लिए कुछ भी कर गुजरने को तैयार रहता था। बिट्टू ने जब उसे पैसे के बदले कब्रिस्तान में जाकर पिशाच की सच्चाई जानने की योजना के बारे में बताया, तो उसे राजी होने में ज्यादा समय नहीं लगा। रात के 12 बजे वह कब्रिस्तान पहुंच गया और काव्या के फोन का वीडियो कैमरा चालू कर उसे कब्रिस्तान के दरवाजे पर ऐसे रख दिया जिससे पूरे कब्रिस्तान में चल रही गतिविधि नजर आए। खुद धन्ना उसी कब्र पर जाकर बैठ गया जिसमें छेद था। धन्ना का दिल जोर जोर से धड़क रहा था, लेकिन पैसे का मामला था इसलिए पीछे भी नहीं हट सकता था। कुछ देर ऐसे ही इंतजार करता रहा, लेकिन कुछ भी नजर नहीं आया। नींद के कारण आंखें भी भारी होने लगी थी, पलकें अपने आप बंद हो रही थी, और जैसे ही उसने कोशिश कर अपनी आंखें दोबारा खोली तो उसके बिल्कुल सामने कोई खड़ा था। धन्ना पसीने से लथपथ हो जाता है और कांपते हुए नजरें ऊपर की ओर उठाता है। उस चेहरे पर नजर पड़ते ही उसकी चीख निकल जाती है और वह आवाज कब्रिस्तान में फैले सन्नाटे को भंग कर देती है। वो साया धन्ना को कोई हलचल करने का मौका तक नहीं देता और अपने दांतों को उसकी गर्दन में घुसाकर उसका सारा खून चूस लेता है। धन्ना का मृत शरीर उस कब्र पर ही गिर जाता है। उस साये के नुकीले दांतों से खून टपक रहा था, जिसे हाथों से साफ करते हुए वह वहां से चला जाता है। अगली सुबह धन्ना की मौत की खबर पूरे गांव में आग की तरह फैल जाती है और लोगों में यह चर्चा की वजह बन जाती है कि धन्ना कब्रिस्तान में लेने क्या गया था। किसी तरह मौका पाकर बिट्टू कब्रिस्तान से काव्या का फोन उठा लाता है और काव्या उसमें वीडियो चेक करती है, लेकिन उसमें कोई वीडियो नहीं होती। दोनों वादा करते हैं कि धन्ना को कब्रिस्तान भेजने वाली बात वो किसी को नहीं बताएंगे। उस घटना के बाद लोग रात में अपने घर के बाहर कदम रखने से भी डरने लगे थे। सूरज के छिपते ही लोग भी अपने घरों में छिप जाते थे। रोज सुबह गांव में मवेशियों की लाशें देखने को मिल जाती थी, लेकिन किसी भी इंसान की मौत नहीं हुई थी। क्या हुआ चाची, क्यों इतनी चिंतित नजर आ रही हो? काव्या की मामी ने पड़ोस में रहने वाली बुढ़िया को चिंतित बैठे हुए देखकर पूछा। क्या बताएं बेटी, देवा रात को मुखिया के घर जाकर मैच देखने की जिद कर रहा है और फिर जब लौटेगा तब तक बहुत अंधेरा हो जाएगा, और तुझे तो गांव के हालातों के बारे में पता ही है। तो देवा को समझाओ ना कि ऐसी बेवकूफ़ी ना करे। समझाया बेटी, लेकिन बोलता है कि पिछले कई दिनों से कुछ नहीं हुआ, तो आज क्या हो जाएगा।
तभी वहाँ काव्या आ जाती है और उनसे पूछती है कि वो किस बारे में बात कर रहे हैं। मामी उसे सारी बात बताती है। उनकी बात सुन काव्या धन्ना के बारे में सोचने लगती है और वापस अंदर चली जाती है। रात को बार बार समझाने पर भी बुढ़ी चाची का बेटा देवा मैच देखने के लिए मुखिया के घर चला जाता है। 11 बजे मैच देखकर वो वापस लौट रहा था। पिशाच के डर के कारण गांव की सारी गलियां सुनसान थी। यहाँ तक कि कोई आवारा कुत्ता भी नजर नहीं आ रहा था। शायद वो भी पिशाच के डर से कहीं छुप गए थे या फिर उस पिशाच का भोजन बन गए थे। देवा अपनी धुन में आगे बढ़ रहा था कि उसे महसूस हुआ जैसे उसके पीछे पीछे कोई चल रहा है। देवा रुक जाता है और धीरे से पीछे पलट कर देखता है, लेकिन पूरी गली सुनसान थी। देवा एक लंबी सांस छोड़ते हुए वापस पलटता है और किसी से टकरा जाता है। देवा घबराकर पीछे हटता है, लेकिन तब तक उस साए के तेज नाखूनों वाला हाथ उसके सीने के आर पार निकल जाता है। वो साया झटके से अपना हाथ बाहर निकालता है और देवा के सीने में छेद से खून का फव्वारा फूट पड़ता है, जिसे वह साया ऐसे पीता है जैसे सदियों से प्यासा हो। अगली सुबह फिर से वही माहौल जो पिछली 2 मौतों के बाद था। बुढ़ी काकी रो रो कर अपने बेटे से लौट आने की गुहार लगा रही थी और गांव में देवा की मूर्खता पर चर्चा जारी थी। मुखिया जी ने तुरंत प्रभाव से व्यक्ति भेज दिया ये जानने के लिए कि आदिनाथ जी समाधि से उठे या नहीं। एक दिन मामी जी कमरे में सफाई कर रही थी कि उनके हाथ से काव्या का बैग गिर गया। वो बैग को उठा रही थी कि उनकी नजर काव्या की किताबों पर पड़ी, जिन पर डरावने चित्र बने हुए थे। मामी उन किताबों के शीर्षक पढ़ने लगती हैं। पिशाच सिद्धि, पिशाच कैसे बने, पिशाच तंत्र, पिशाच जीवन। उन किताबों के शीर्षक पढ़ने के साथ ही उनके हाथ कांपने लगे थे और माथा पसीने से तर हो गया था। मामी को समझ नहीं आ रहा था कि इन सब का क्या मतलब है। किताबों को वहीं फेंक मामी कमरे से बाहर की ओर भागती हैं। यहाँ वो दरवाजे पर काव्या से टकरा जाती हैं। क्या हुआ मामी, आप ठीक है ना? काव्या को सामने खड़ा देख मामी का पूरा शरीर कांपने लगता है। काव्या उनकी ऐसी हालत देख उनकी तबीयत चेक करने के लिए उनके माथे पर हाथ रखने लगती है, लेकिन मामी उसे धक्का देकर घर से बाहर भाग जाती हैं। काव्या दीवार का सहारा लिए हक्की बक्की सी खड़ी रहती है। मामी बाहर गली में जाकर देखती हैं तो सामने से मामा जी चले आ रहे थे। भागकर उनके पास पहुंचकर उन्हें सारी बात बताती है, लेकिन मामा को उनकी बात पर विश्वास नहीं होता। इस पर मामी जी उन्हें खुद चलकर देखने के लिए कहती हैं। जब दोनों पति पत्नी कमरे में जाते हैं तो काव्या वहां उन किताबों को हाथ में लिए खड़ी थी। मामी ये सब? उनकी तरफ किताब करते हुए काव्या सवाल पूछती है और उनकी ओर बढ़ने लगती है, लेकिन दोनों पति पत्नी जल्दी से दरवाजा बंद कर देते हैं। मामी, मामा जी दरवाजा खोलो, मामी प्लीज दरवाजा खोलिए। काव्या जोर जोर से दरवाजा खटखटाती है। मुखिया जी और गांव वालों को बुला लाते हैं। हो ना हो काव्या ही पिशाच है। मामी सलाह देती हैं, ये तुम कैसी बातें कर रही हो? काव्या मेरी भांजी है और उसके पास ये किताबें हैं। इसका मतलब यह नहीं है कि वो पिशाच है। तो क्या मतलब है इन सब का? अब मुझे समझ आ रहा है। पता है, आपने धीरू वाली बात बताई थी, तब काव्या मौजूद थी। उसी रात धीरू मारा गया और फिर मैंने देवा के मैच देखने वाली बात भी उसे बताई थी। उसने उस पर कुछ नहीं कहा और चुपचाप अंदर चली गई। उस रात देवा मारा गया। मामी सारी बात मामा को समझाती हैं। और धन्ना की मौत का क्या? दीदी ने ही धन्ना को पैसे देकर कब्रिस्तान में भेजा था, बिट्टू जवाब देता है, जो अब तक घर के मुख्य दरवाजे पर खड़ा अपने माता पिता की बातें सुन रहा था। मामी प्लीज, ये किताबें मेरी नहीं है, प्लीज दरवाजा खोल दो। कमरे में बंद काव्या बार बार चिल्ला रही थी। अब क्या करें? मामी सवाल पूछती हैं, लेकिन इससे पहले कि मामा जी कुछ कहते, गांव के कुछ लोग उनके घर में आ जाते हैं। उन्हें नहीं पता था कि दीवार के साथ लगकर वो बुढ़ी चाची भी उनकी बातें सुन रही थी और उन्होंने गांव वालों को काव्या के बारे में बता दिया था। गांव वाले इकट्ठा होकर काव्या को मारने के लिए चिल्लाने लगते हैं, बाहर निकालो उसे, आज इस पिशाच की कहानी यहीं खत्म कर देते हैं। हाँ हाँ, इसे जिंदा नहीं छोड़ना चाहिए, इसने मेरे बेटे को मारा है। लोगों में आक्रोश बढ़ने लगता है और उनमें से कुछ कमरे का दरवाजा खोल देते हैं।
लोगों की भीड़ जमा देख काव्या सहम जाती है। एक जना अंदर से किताबें उठा लाता है और उन्हें सबको दिखाता है, जिसमें सभी गांव वालों को यकीन हो जाता है कि काव्या ही पिशाच है। गांव वाले उसे घसीटते हुए मुखिया के पास ले जाते हैं और उन्हें किताबें दिखाते हैं। बुढ़ी काकी भी उन्हें मामी की कई सारी बातें सुनाती हैं। सारी बातें सुनने के बाद मुखिया जी काव्या को जिंदा जला देने का फैसला करते हैं। ये आप क्या कह रहे हैं मुखिया जी? मैं अपनी बहन को क्या जवाब दूंगा? हाथ जोड़ मामा जी प्रश्न करते हैं। वही जवाब जो हमने उनके माँ बाप को दिया था, जिनका इसने कत्ल किया था। और वैसे भी ये जहां भी रहेगी लोगों के मौतों का कारण बनेगी, इसलिए तुम अपनी बहन व उसके परिवार की रक्षा कर रहे हो। मुखिया जी अपने फैसले पर अडिग रहते हैं। काव्या को एक पेड़ के सहारे बांध दिया जाता है और उस पर मिट्टी का तेल छिड़क दिया जाता है। एक व्यक्ति उसे जलाने के लिए आगे बढ़ता है, तभी किसी की आवाज सुनाई देती है, ठहरो। सब गांव वाले आवाज की दिशा में देखते हैं और आदिनाथ जी को वहां खड़ा देख प्रणाम करते हैं। आदिनाथ जी काव्या की ओर बढ़ते हैं और एक कमंडल से गंगा जल हथेली में भरकर उसके चेहरे पर छिड़क देते हैं। ये पिशाच नहीं है, आदिनाथ जी पूर्ण यकीन के साथ कहते हैं। लेकिन महाराज, ये किताबें इसके पास से मिली हैं। मुखिया किताबों को आदिनाथ जी को दिखाते हुए कहता है। आदिनाथ जी उन किताबों को देखकर कुछ सोचने लगते हैं। मुझे विश्वास था कि इस बार मेरा सामना नर पिशाच से होगा, जो कि सच निकला। नर पिशाच? भीड़ में से एक साथ आवाजें आती हैं। हाँ, नर पिशाच ऐसे मनुष्य जो तांत्रिक क्रियाओं द्वारा पिशाच सिद्धि प्राप्त करते हैं, वह नर पिशाच कहे जाते हैं। मृत पिशाचों की तरह इन पर वनसंजली पुष्प व सरसों के बीज छत पर फेंकने का कोई असर नहीं होता। मुखिया, इस कन्या को खोल दो, ये नर पिशाच नहीं है। महाराज, अगर ये नर पिशाच नहीं है तो कौन है? मुखिया जी सवाल पूछते हैं। ये पुस्तकें इसके घर से मिली हैं, तो इसका मतलब यह है कि नर पिशाच इसी परिवार का कोई सदस्य है। आदिनाथ जी की बात सुन सब हैरानी से एक दूसरे को देखने लगते हैं। मामा जी, मामी और बिट्टू भी हक्के बक्के से खड़े रहते हैं। पूरा गांव इन तीनों को शक की नजरों से देखने लगता है। काव्या को भी खोल दिया जाता है और वो भी उनके पास आकर खड़ी हो जाती है। आदिनाथ जी भी फिर से हथेली में गंगा जल लेकर उन तीनों पर छिड़कते हैं, लेकिन इस पर वो तीनों कोई भी प्रतिक्रिया नहीं देते। ये क्या महाराज, इन तीनों में भी कोई पिशाच नहीं है? नहीं मुखिया जी, पिशाच इनमें से ही एक है और वो हमें अपनी नियंत्रण क्षमता दिखा रहा है, लेकिन हम भी देखते हैं कि कब तक नियंत्रण करता है वो। आदिनाथ जी अपने शिष्य से एक लोटा जल लाने के लिए कहते हैं। उस जल में वो गंगा जल डाल देते हैं और उन तीनों से उसे पीने के लिए कहते हैं। सबसे पहले बिट्टू उस जल को पीता है, लेकिन वो सामान्य रहता है। उसके बाद मामा जी को पानी पीने के लिए कहा जाता है। मामा जी कुछ क्षण हाथ में लोटा पकड़े खड़े रहते हैं और फिर गुस्से में उस लोटे को दूर फेंक देते हैं। तू मारेगा मुझे आदिनाथ, तू? मामा क्रोधित होकर कहते हैं और उन्हें ऐसा करता देख काव्या, मामी और बिट्टू पीछे हट जाते हैं। उनके देखते ही देखते मामा पिशाच के रूप में परिवर्तित हो जाते हैं। लंबे बाल, काला चेहरा, लाल आंखें और नुकीले दांत। उनका ऐसा रूप देखकर सब घबराकर पीछे हट जाते हैं। उनका परिवार उनका ये रूप देख हैरान रह जाता है। पिशाच आदिनाथ जी पर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन वो अंजलि में गंगा जल भरकर उस पर छिड़क देते हैं, जिससे वो पिशाच छटपटाने लगता है। आदिनाथ के साथ साथ उसके शिष्य भी पिशाच पर गंगा जल फेंकते हुए मंत्रों का जाप करने लगते हैं और उन मंत्रों की ध्वनि से पिशाच की शक्तियां क्षीण होने लगती हैं। काव्या, मामी व बिट्टू तीनों की आंखों से आंसू बह रहे थे। आदिनाथ जी यज्ञ की भभूति उस पिशाच के माथे पर रगड़ देते हैं, जिससे उसका सारा शरीर जलने लगता है। माफ कर दो मुझे, छोड़ दो मुझे। पिशाच जमीन पर पड़ा हुआ छटपटाने लगता है। महाराज, उनकी सहायता कीजिए, उन्हें माफ कर दीजिए। मामी हाथ जोड़कर आदिनाथ जी से विनती करती हैं। इसे नहीं छोड़ा जा सकता, ये एक नरभक्षी बन गया है, इसे वापस इंसान नहीं बनाया जा सकता और पिशाच के रूप में रहते हुए इसे हमेशा रक्त की प्यास लगी रहेगी। नहीं नहीं, मुझे छोड़ दीजिए, मैं किसी को कुछ नहीं कहूंगा। एक बार पुनः पिशाच निवेदन करता है। आदिनाथ जी मुस्कुराते हैं और एक खंजर से अपनी हथेली पर घाव कर लेते हैं। घाव से रक्त बहने लगता है और उस हथेली को वो पिशाच के सामने कर देते हैं।
पिशाच खुद पर नियंत्रण करने की कोशिश करता है, लेकिन रक्त को सामने देख जल्दी ही काबू से बाहर हो अपने नुकीले दांत आदिनाथ जी के हथेली में घुसाकर रक्तपान करने लगता है। आदिनाथ जी अभिमंत्रित खंजर को पिशाच की गर्दन में घोंप देते हैं और वो पिशाच वहीं जमीन पर गिर जाता है। मामी, काव्या और बिट्टू रोते हुए यह सब देखते रहते हैं, लेकिन कुछ कर नहीं पाते। पिशाच का शरीर राख बन जाता है और उसके साथ ही गांव वालों को नर पिशाच के आतंक से राहत मिल जाती है। मामा का परिवार अब भी सदमे में था। ऐसी कौन सी लालसा ने उन्हें ऐसा करने के लिए प्रेरित किया, इसका जवाब किसी के पास नहीं था। काव्या मामी और बिट्टू को लेकर शहर चली जाती है, क्योंकि वह जानती थी अगर वे दोनों गांव में रहे तो फिर से कभी सामान्य जीवन नहीं जी पाएंगे।